हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा डिबेंचर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें बेटा रिटेन्ड अर्निंग पूरा करना है, एज वेल एज बेटा कुछ बातें मुझे इक्विटी शेयर्स पे करके जानी है। ठीक है जी, कोशिश ऐसी है बेटा इक्विटी भी कंप्लीट हो जाए। तो आप सब अभी सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, अभी बिल्कुल सामने देख रहे हैं आप। सर चैप्टर सीक्वेंस से शुरू नहीं हुआ हुआ, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। मैंने कोई पहला पेज नहीं पढ़ा, मैं तो टॉपिक पे लेगा आपको 8.4.8 पर सीधा, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक अभी मैंने पहले के छोड़ दिए। अभी आप सामने देखते रहो, मेरे सीक्वेंस से पढ़ना बेटा, चैप्टर होगा बिल्कुल कंप्लीट, लेकिन बेटा सीक्वेंस मेरा फॉलो करना है इस चैप्टर में। बाबू अभी बात कर रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग्स की, एक बार याद करा दो इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। बेटा मेरी कंपनी ने 10 लाख कमाए, मान लो डिबेंचर का इंटरेस्ट है 1 लाख, मैंने पे कर दिया डिबेंचर का इंटरेस्ट, पैसे बचे 9 लाख। मान लो बेटा गवर्नमेंट के टैक्सेस 3 लाख हैं, आपने बेटा गवर्नमेंट के टैक्सेस पे कर दिए 3 लाख, पैसे बचे बेटा 6 लाख। प्रेफरेंस का डिविडेंड 50,000 है बेटा, आपने प्रेफरेंस का डिविडेंड 50,000 पे कर दिया, पैसे बचे बेटा 5,50,000। डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट के टैक्सेस दे दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। कायदे से बेटा अब सीक्वेंस में एक ही नंबर है, इक्विटी का इक्विटी डिविडेंड देना बाकी है। लेकिन बेटा उस दिन मैंने ये बात बोली थी, कंपनी इन 3% की पेमेंट के बाद जो कुछ बचता है बेटा सारा नहीं बांटती। A certain portion of fund may be retained in the business for some future purposes. इसमें से बेटा आप एक सर्टेन अमाउंट को रिटेन करते हो बिजनेस में, ताकि बेटा फ्यूचर में मीट आउट कर पाओ। हो सकता है बेटा अगले साल आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, कहीं एक मशीनरी खरीदनी पड़ जाए बेटा, तो पैसे कहां से आएंगे बेटा। हो सकता है बेटा अगले साल लॉसेस हो जाएं, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कहां से दोगे बेटा। तो आप क्या करते हो बेटा, 3% की पेमेंट के बाद जो कुछ बचता है सारा नहीं बांटते इक्विटी में डिविडेंड। ये नहीं होगा 5.5 का 5.5 बांट दिया इक्विटी में, आप एक पोर्शन को रिटेन कर लेते हो बिजनेस में, और ये बेटा डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मान लो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कह दिया 2 लाख तो रिटेन कर दो और बेटा 3.5 लाख बांट दो इक्विटी को एज इक्विटी डिविडेंड। तो सर रिटेन अर्निंग की अमाउंट कितनी है, 2 लाख। ठीक है बेटा, रिटेन्ड अर्निंग के 3 और भी नाम है, और तीनों को जस्टिफाई कर देता हूं, सुनना बेटा। रिटेन्ड अर्निंग को कुछ लोग बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंस समझ रहे होंगे बेटा, अपने आप को ही लोन देना। कंपनी ने ही तो कमाया 2 लाख का प्रॉफिट, अगर अगले साल पैसे की जरूरत पड़ी कंपनी अपने बैंक अकाउंट से निकालेगी, लगा देगी। सेल्फ फाइनेंसिंग ही तो है बेटा। कुछ लोग बेटा इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल क्यों, क्योंकि बिजनेस के अंदर से ही पैसा आ रहा है बेटा। और कुछ लोग इसको बोलते हैं बेटा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दैट मींस अपने प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में लगाना। 3 अलग अलग नाम से इसको बेटा लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सेल्फ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सेल्फ मतलब खुद ही बेटा कंपनी अपने आप को ही लोन दे रही है, काइंड ऑफ लोन, ठीक है ना। आपको अगले साल 2 लाख की जरूरत पड़ी, आपने बेटा बैंक अकाउंट से निकाले, लगा दिए बेटा, सेल्फ फाइनेंसिंग। कुछ लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल क्यों बेटा, बिजनेस के अंदर से जनरेट हो रहा है ये पैसा। और बेटा कुछ लोग बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दैट मींस अपने प्रॉफिट को ही बेटा दोबारा इन्वेस्ट करना या री इन्वेस्ट करना। क्लियर हुई बात जितनी मैंने बोली बाबू। अब मैं एक बार बुक से पढ़ देता हूं, आपको पेज नंबर भी बताता हूं बेटा। मेरी बुक में लिखा गया पेज नंबर 191, आपकी बुक में आसपास हो सकता है 2-4 पेज आगे पीछे। टॉपिक है बेटा 8.4.1, टॉपिक है बेटा 8.4.1, निकाल लिया बेटा। चलो जी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। कहता है अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग अमंगस्ट द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। एक कंपनी जनरली सारी अर्निंग डिविडेंड के तौर पर नहीं बांट देती। A portion of net earning may be retained in the business for the use in future। बाबू क्या कह रहा है, आप नेट अर्निंग का एक पोर्शन जरूर रिटेन करते हो फ्यूचर के लिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। इट इज द सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, लास्ट लाइन नहीं पढ़नी बेटा, इतनी बात ओके।
सर यही सारी बातें मैंने बोली, यही सारी बातें इंट्रो में लिखी गई है। ठीक है जी बाबू, इस चैप्टर को हमेशा पढ़ेंगे कैसे, जब भी मेरिट्स या डीमेरिट्स पढ़ेंगे पहले आप पढ़ेंगे फिर मेरा एनालिसिस स्टार्ट होगा। तो बेटा पहले आप पढ़ रहे हो एक बार। बेटा आपने मेरिट्स पढ़ी होंगी। बेटा 5 मेरिट में से मैं शुरू की 4 पढ़वाऊंगा, 5वीं कट कर देना। ठीक है जी बाबू, मैंने आपको पहले ही कहा था जो इक्का दुक्का मुझे लगेगा कि अभी आपके लिए बेटा नॉलेजेबल भी नहीं है और इतना पढ़ाना इतना समझाना महाभारत होगा, वो बेटा मैंने आपको कट करा देनी है। तो मैं बेटा एक रिटेन अर्निंग के 5th मेरिट जरूर कट कराऊंगा, बाकी सब करेंगे। बाबू अभी 4 मेरिट का डिस्कशन करते हैं, आराम से सुनते चलना, मेरा एनालिसिस बिल्कुल अलग होगा बेटा। कहता है बेटा रिटेन अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये वर्ड एक बार और दिखाई देगा आपको और मैं आपसे पूछूंगा, आप ही बताएंगे बेटा व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस उसको बोला जाता है जिसके पैसे कभी वापस नहीं करने होते। ठीक है ना, और आपको याद हो बेटा पिछले 2 लेक्चर में इनकी बात हुई है, सिर्फ मैंने ऐसा 2 ही जगह पे बोला है कि जिसके पैसे कभी वापस नहीं करने होते। एक इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे आपको कभी वापस नहीं करने होते, एक रिटेन अर्निंग के। तो रिटेन अर्निंग क्या है बेटा, एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। परमानेंट मतलब इसके पैसे कभी नहीं देने होते। सर देने भी क्यों होंगे, कंपनी ने पैसे कमाए 2 लाख रुपए, अगर आज इस्तेमाल कर लिए बेटा, आप क्या कहोगे, अपने आप को ही पैसे वापस करोगे? कोई अपने आप को भी पैसे ही वापस करता है क्या बेटा? ठीक है ना, सुबह बेटा आपने अपनी जेब में से अपने वॉलेट में से 100 रुपए निकाले, खर्च कर दिए, ये थोड़ी कहोगे शाम को वॉलेट में 100 रुपए डाल लूंगा। अरे आपके पैसे हैं, खर्च दिए बेटा, अपने आप को कौन वापस देता है भाई? ठीक है ना जी, बड़े आगे बेटा। सेकंड मेरिट कहता है इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। सर याद आई होगी बात, मैंने बेटा जब टेबल कंप्लीट करी थी तो रिटेन अर्निंग में लिखा था कोई कॉस्ट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, और ये भी बोला था दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो वो बेटा रिटेन अर्निंग है। सर रिटेन अर्निंग के साथ कभी कोई कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई, अपने आप को ब्याज नहीं देता कोई। कंपनी ने अगर अपने पैसे इस्तेमाल कर दिए तो अपने आप को ब्याज देगी, अपने आप को डिविडेंड देगी, या कोई पैसा रेस करने की कोई कॉस्ट है? सर फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, डिविडेंड कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इसलिए रिटेन अर्निंग सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये दोनों बातें तो वैसे भी क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बेटा मुद्दा उठता है बाकी की दोनों में, बहुत आराम से समझना। कहता है एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लो प्यारे बच्चों, इस बात को समझाने के लिए 5 से 7 मिनट लगाऊंगा, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। कहता है बेटा क्योंकि फंड्स जनरेट होते हैं इंटरनली देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सर रिटेन अर्निंग को ना मैं कंपेयर कर देता हूं बैंक लोन से। अब बहुत आराम से सुनना, मजा आएगा आपको। बेटा आप ना बैंक लोन लेने गए, ठीक है, आपने बेटा कहा बैंक मुझे ना 50 लाख का लोन लेना है और लोन लेना है हाउसिंग लोन, मैं घर बनाऊंगा या मैं घर खरीदूंगा। सर आपको बता देता हूं, जब आप बैंक से लोन लेते हो या डिबेंचर से पैसा लेते हो या बेटा किसी और जगह से पैसा लेते हो, बताना पड़ता है कि आप इस पैसे का क्या करने वाले हैं। और आपको बता देता हूं बेटा, जिस अथॉरिटी से आप पैसा ले रहे हो ना, वो पूरा इंश्योर करती है कि जिस चीज के लिए आपने पैसा लिया वहां यूज हो। सर आपको आइडिया नहीं होगा, तभी मैं बैंक लोन से कंपेयर करा रहा हूं, सुनना। बाबू मान लो मुझे एक घर पसंद है, ठीक है ना, और वो घर राघव का है, ठीक है, और इसकी कीमत है 50 लाख। मैं बैंक गया, मैंने कहा बैंक मुझे ना होम लोन चाहिए, मैं घर खरीद रहा हूं। बैंक ने कहा ठीक है, लाओ प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ, और आप क्या गिरवी रखेंगे ये भी बता दो। मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी गिरवी रखनी थी वो भी दे दी, और बेटा जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा था मैंने इसकी भी फोटोस्टैट जमा करा दी, ठीक है। मान लो लोन हो जाता है, आपको क्या लगता है इस केस में मेरे हाथ में 50 लाख रुपए आएंगे? देगा ही नहीं बैंक, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पता है क्या होगा, ये 50 लाख का चेक राघव के नाम का ही बनेगा डायरेक्टली। सर बैंक क्या इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है, सोचो तो सही। बैंक इंश्योर कर रहा है बेटा जिस पर्पस के लिए मैं पैसा ले रहा हूं वही यूज हो। ये ना हो बेटा 50 लाख कहूं तो होम लोन बेटा और यूज कर लूं कहीं और। पता है क्यों ऐसा? क्योंकि होम लोन पे ब्याज सबसे सस्ता होता है। होम लोन सबसे सस्ता है इंडिया में, 7% में मिलता है।
व्हीकल लोन 9% पे मिलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 10% पे मिलता है, पर्सनल लोन 12-14% पे मिलते हैं बेटा। हर लोन का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि बेटा मोदी सरकार ने कहा 2022 तक हमें सबको घर देना है, इसलिए घर पे सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लोग क्या करते थे, पहले होम लोन कराते थे, पैसा यूज करते थे बिजनेस में। सर बैंक पूरे तरीके से इंश्योर करता है आपने जिस चीज के लिए पैसा लिया वही यूज हो। अगर मैंने कह दिया मैंने बैंक कंस्ट्रक्शन लोन लेना 50 लाख का, घर बनाऊंगा, बैंक पता है क्या करता है, बैंक ने मुझे लोन तो कर दिया 50 लाख का, पहली किस्त डिसबर्स करी बेटा 10 लाख रुपए। मैंने कहा ये क्या कर रहा है बैंक, 50 लाख का लोन हुआ, 50 लाख डालना मेरे अकाउंट में। बैंक कह रहा है 10 लाख डालूंगा। 10 लाख जब खर्च कर लोगे, मेरा सर्वेयर आएगा, चेक करके जाएगा आपके घर पे 10 लाख लगे हैं कि नहीं। 10 लाख लगे होंगे तो अगले 10 लाख दूंगा, और नहीं लगे होंगे तो अगले 10 लाख मिलेंगे भी नहीं। मैंने 10 लाख लगा दिए, सर्वेयर आया, चेक करके गया, अच्छा आर्किटेक्ट आता है बेटा बैंक का, अच्छा हाँ 10 लाख तो लग गए होंगे, फिर अगले 10 लाख की किस्त, फिर अगले 10 लाख की। क्या इंश्योर कर रहा है, जिस चीज के लिए लोन दिया है वही यूज हो। मैंने कहा जी बैंक मैं तो एक कार खरीद रहा हूं, मुझे तो व्हीकल लोन चाहिए। बैंक पता है क्या कहेगा, ले आओ कोटेशन बनवाकर। मैं गया आराधना ह्यूंडई, हमारे यहाँ पर जो ह्यूंडई का शोरूम है उनका आराधना ह्यूंडई फॉर्म नेम है, आराधना ह्यूंडई से कोटेशन बनवा लाया, मैंने जमा कर दी, डायरेक्टली चेक आराधना ह्यूंडई के नाम आएगा, मुझे मिलेगा ही नहीं कुछ भी, 1 रुपया भी। क्या इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है बैंक कि जिस चीज के लिए लोन मांग रहे हो पैसा वहीं जाए। सर अब सोचना, अब आराम से समझ आ जाएगी मेरिट। कहता है रिटेन अर्निंग के केस में पैसे इंटरनली जनरेट होते हैं, बिजनेस के अंदर से ही प्रॉफिट कमाया आपने बेटा। कहता है देयर इज ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इस पैसे को कहीं फेंक दो बेटा, आपका पैसा है, कोई पूछने वाला थोड़ी है बेटा कि इस पैसे को वहीं यूज करना है बेटा। डिबेंचर से पैसे लेते हैं, डिबेंचर होल्डर पहले लिखवा लेते हैं, बताओ पैसा कहां इस्तेमाल करोगे। बैंक लोन से पैसा लोगे, बैंक पहले लिखवा लेगा, बताओ पैसा कहां इस्तेमाल करोगे। सर रिटेन अर्निंग तो मेरा पैसा है, मुझे किसी को जवाब थोड़ी देना कहां इस्तेमाल करूंगा, चाहे मैं कूड़े में डाल दूं बेटा। क्लियर हो गई मेरिट बेटा, ऑल क्लियर बड़े बेटा। चलो जी फोर्थ मेरिट का डिस्कशन करते हैं बेटा। फोर्थ मेरिट कहती है बेटा इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, कहता है रिटेन अर्निंग की वजह से आप क्या करते हो बेटा, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेते हो। लो जी बेटा मैं कहता हूं, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ईयर 15-16 में बेटा, ईयर 15-16 में आपकी फर्म ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, और मैं बोलता हूं बेटा 1 लाख रिटेन करें। नेक्स्ट ईयर बेटा आपने 7 लाख का प्रॉफिट कमाया, और मान लो बेटा 1,30,000 रुपए रिटेन करें। थर्ड ईयर बेटा आपने प्रॉफिट कमाया बेटा 3 लाख रुपए का, और मान लो 20,000 रुपए रिटेन करे, और चौथे साल बेटा आपको लॉस हो गया 5 लाख का। सर 5 लाख का लॉस जरूर हुआ है, लेकिन बेटा आपके पास एक्यूमुलेट करी हुई आपकी रिटेन अर्निंग भी पड़ी हुई है। आपने रिटेन किया था 1 लाख, 1,30,000, 20,000, 2.5 लाख रुपए आपने रिटेन भी किया है। क्या बेटा मेरा लॉस 2.5 लाख से कम नहीं कर देंगी मेरी रिटेन अर्निंग? तो रिटेन अर्निंग के साथ क्या गुण है बेटा, ये आपके लॉसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। रिटेन अर्निंग कुछ और थोड़ी होता है, प्रॉफिट ही तो होता है, ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस में पड़ा हुआ है बस। क्लियर ना बात, सिंपल बात थी। सिर्फ एक मेरिट काम की थी, तीसरी उसे ना बेटा खराब कर लेना। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आप भी बहुत आराम से कर सकते थे, ठीक है जी। अब डी मेरिट, डी मेरिट इसकी बहुत काम की है, पहले आप रीड करेंगे फिर मेरा एनालिसिस स्टार्ट होगा बेटा। लिमिटेशन पढ़ेंगे तीनों बहुत आराम से। सबसे पहली कहता है एक्सेसिव फ्लोइंग बैक मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट द शेयर होल्डर एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड। सर हद से ज्यादा रिटेन करने की कोशिश मत करना। कहता है रिटेन अर्निंग की अपनी मेरिट होंगी बेटा, लेकिन बेटा जब आप हद से ज्यादा रिटेन करने की कोशिश करते हो ना, तो आप कुछ और नहीं करते बेटा, अपने शेयर होल्डर को डिससैटिस्फाई कर देते हो। समझने के लिए बेटा एग्जांपल वही, ये लो मेरी तरफ देखना। सर आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख, 1 लाख दिया डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस दिए 3 लाख, प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया 50,000, पैसे बचे 5.5 लाख। मैंने कहा जी नहीं तो रिटेन करना है, रिटेन करना है, रिटेन करना है। और बेटा शेयर होल्डर ने पूछा कितना रिटेन करना है, मैंने कहा 5 लाख। सर अगर मैं हद से ज्यादा रिटेन करूंगा दैट सिंपली मींस बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत कम मिलेगा, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर को हर साल बहुत कम दोगे तो सर कभी तो डिससैटिस्फाई होंगे ही होंगे। वो क्या सोचेंगे, कंपनी कमाती है 10 लाख, देने को देती है 50,000 रुपए, 5-5 लाख रुपए रिटेन कर लेती है बिजनेस में,
अगर आप ऐसा करोगे ना, इक्विटी शेयर होल्डर 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपके शेयर बेचने में बेटा, इतना डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते आप। सर पॉलिसी होती है रिटेन अर्निंग की, कितना रिटेन कर लो, 20% कर लो, 25% कर लो, 1,10,000 कर लो, 1.5 लाख कर लो। अगर आप सोचो 5.5 में से मैं 5 लाख रिटेन कर लूं तो सर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, सिर्फ 50,000 रुपए 10 लाख कमाने के बाद। तो बेटा इट विल कॉस्ट डिससेटिस्फैक्शन। समझ आ गया होगा डीमेरिट क्या चीज है बेटा। अगर हद से ज्यादा रिटेन करोगे वो डिससेटिस्फाई कर देगा इक्विटी शेयर होल्डर को, ये लिखा है पहली डीमेरिट में। ठीक है जी। सेकेंड वन, इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। बेटा देखो परमानेंट सोर्स होने के साथ साथ ये अनसर्टेन भी है। अनसर्टेन मतलब मान लो मुझे नेक्स्ट ईयर 2 लाख की जरूरत पड़नी है, ठीक है, मुझे डिवेंचर का इंटरेस्ट देना होता है 2 लाख, और मैं सोच रहा हूं बेटा नेक्स्ट ईयर 2 लाख कहां से आएंगे, और मैं सोच रहा हूं बेटा कोई नहीं रिटेन अर्निंग से आ जाएंगे, अगले साल बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा। सर प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, दैट सिंपली मीन्स रिटेन अर्निंग भी अनसर्टेन होती है। रिटेन अर्निंग इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी तो कभी रिटेन अर्निंग होगी, अगर यही नहीं हुआ तो रिटेन अर्निंग कहां से हो जाएंगी। तो बेटा ये एक अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि हर साल ही प्रॉफिट होने वाला है आपको और हर साल ही आप जोड़ने वाले हो बेटा पैसे। ठीक है ना, ये तो आपका लक अच्छा होना चाहिए बेटा कि हर साल प्रॉफिट हो, लेकिन जनरली बिजनेस में बेटा ऐसा नहीं होता। बिजनेस आपको पता ही है बेटा, पहले चैप्टर से पढ़ के आ रहे हो, एक बिल्कुल अनसर्टेन चीज है बेटा, कभी ऐसे तो कभी ऐसे भी आएगा दिन। क्लियर है ना बात। ओके सिंपल वन थे। थर्ड वन मजेदार है, कहता है बेटा द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म, दिस में लीड टू द सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द फंड। लो प्यारे बच्चों, इस पे बहुत बढ़िया एनालिसिस, मजा आ जाएगा आपको सुनकर। लो जी बेटा, कहता है आप रिटेन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं करते, और क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं करते इसलिए आप सब ऑप्टिमल यूज कर बैठते हो। बेटा वर्ड इज नॉट ऑप्टिमल, वर्ड इज सब ऑप्टिमल। सब ऑप्टिमल मतलब खराब और ऑप्टिमल मतलब बहुत अच्छा इस्तेमाल। ठीक है जी। अब सुनना बेटा, मैंने ना 9% डिबेंचर से पैसा लिया, ठीक है जी, और मान लो बेटा मैंने 9% डिबेंचर से पैसा लिया 10 लाख। बेटा दैट मीन्स मुझे ब्याज कितनी देनी है हर साल, 90,000। यार बोला भी करो कुछ चीजों को, मेरा इंटरेस्ट ऐसे खराब होता है। बेटा मुझे 9% ब्याज देनी है 10 लाख की, या दैट मीन्स मुझे 90,000 रुपए हर साल ब्याज देनी है। बाबू जब मैं डिबेंचर से पैसा लेकर आया ना, और वो भी इतना लेकर आया कि 9% पे लेकर आया, तो जब मैं इस्तेमाल करने लगता हूं ना पैसे को या इन्वेस्ट करने लगता हूं, सबसे पहले मेरे दिमाग में पता है क्या होता है कि ये 9% पे पैसा आया हुआ है, मुझे इसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है कि 9% से ज्यादा कमाऊं। सर 9% में तो मैं ही पैसा लेकर आया, तो मैं क्या चाहूंगा बेटा 9% में इन्वेस्ट करूं, कुछ भी ना कमाए कंपनी। सर 9% पे अगर पैसा लेके आए हो तो सोचोगे ना कम से कम 10, 11, 12, 13, 15 जितना % कमा सकूं कमाऊं। अगर मैं 12 कमाता हूं तो 9 देने के बाद मेरी जेब में भी कुछ बच जाए। सर यही सोचती होगी ना कंपनी। बाबू देखो, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग की कभी कोई कॉस्ट नहीं होती, पता है ना, रिटेन्ड अर्निंग की कभी कोई कॉस्ट नहीं होती। कंपनी का अपना पैसा है ना, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है रिटेन्ड अर्निंग की ना आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आइडेंटिफाई नहीं करते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो ना बेटा, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि अगला बेस्ट क्या है। मैं बोलता हूं आपको अगर रिटेन्ड अर्निंग से पैसे ना मिलते ना, तो बेटा पैसे सीधा डिवेंचर से मिलते, वो भी 9%। आपने कभी नहीं आइडेंटिफाई कराई है। आप क्या सोचते हो यार रिटेन अर्निंग तो फ्री की है, जिस पैसे से आप 12% कमा सकते थे ना, आपने रिटेन अर्निंग को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया कि सिर्फ 4% कमा रहे हो। वो क्या कह रहा है बेटा, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आइडेंटिफाई नहीं करी रिटेन अर्निंग की। मोस्ट ऑफ द फर्म सोचते हैं अरे फ्री का ही तो पैसा है, मेरे बैंक अकाउंट में ही तो पड़ा है, मैंने किसको ब्याज देनी है, चलिए इन्वेस्ट कर देता हूं। और इन्वेस्ट हम इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि प्रोजेक्ट का एनालिसिस ही नहीं करते कि क्या कमाई देगा। और प्रोजेक्ट दे रहा है 4%, फिर मुझे यार भ्रम होता है, फिर मैं टेंशन लेता हूं कि अगर मैंने ढंग से इसको इस्तेमाल किया होता तो 12% कमा के देता है। रिटेन अर्निंग के टाइम पे ना मोस्ट ऑफ द फर्म बड़ी लीनियंट हो जाती है, उनको लगता है यार कोई कॉस्ट तो आनी थी, जहां मर्जी इन्वेस्ट कर दे, चल 2-4% ही कमा ले। लेकिन बेटा अगर आप ढंग से उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिफाई करते ना, तो कम से कम 12% कमाते आप।
क्लियर हुई बात? समझ आई बात जो मैंने बोली? ऑल ओके? रिटेन अर्निंग फिनिश। 2 मिनट देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो, वरना इक्विटी शेयर स्टार्ट कर रहा हूं अभी। चलो जी प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की चर्चा करनी है। आप सब सामने देख रहे हैं अभी मेरी तरफ। बाबू दोनों की चर्चा इकट्ठे स्टार्ट करूंगा, सुनना बहुत आराम से। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, मुझे इन दोनों की चर्चा करनी है आपके साथ। बाबू कंपनी में एक पेमेंट बांटने का सीक्वेंस होता है, शायद 100 बार ना बोल चुका हूं, एक बार और सही बेटा। सबसे पहले कंपनी डिबेंचर या बैंक लोन का पे करती है इंटरेस्ट, देन बेटा हम पे करते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन बेटा हम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, और देन बेटा हम पे करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। याद आई आपको ये बात? बाबू एक बात सोची कभी आपने, किसका नाम ऐसे ही क्यों रख दिया आपने प्रेफरेंस शेयर? यार इतने नाम है दुनिया में, यही नाम मिला आपको प्रेफरेंस शेयर रखना? बेटा इसका नाम प्रेफरेंस शेयर इसीलिए रखा गया क्योंकि बेटा इसको इक्विटी से पहले 2 प्रेफरेंसेस होती हैं। सर ऐसे नहीं रखा गया, लॉजिक पे रखा गया नाम। इसका नाम प्रेफरेंस रखने की वजह क्या है? इसको प्रेफरेंस ही 2 होती है बेटा। सुनना, जब भी डिविडेंड देने लगोगे इक्विटी को, इक्विटी से पहले हमेशा प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया जाएगा, पहली प्रेफरेंस। जब भी बेटा प्रिंसिपल रीपे करने लगोगे, हमेशा इक्विटी से पहले इसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा। क्योंकि बेटा इसको 2 बातों की प्रेफरेंस होती है, इसलिए इसका नाम पक गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे नहीं पड़ा इसका नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम पकने की वजह है। सर समझ में आया कि क्यों इसका नाम प्रेफरेंस रखा गया? पेपर में आने वाला क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? क्यों रखा गया प्रेफरेंस? क्योंकि इसको सच में 2 चीजों की प्रेफरेंस है। जब भी डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी से पहले इसका दिया जाएगा, जब भी प्रिंसिपल रीपेमेंट की जाएगी इक्विटी से पहले इसकी की जाएगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, आ जाओ जरा वापस। बेटा कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज शेयर या व्हाट इज शेयर कैपिटल, क्या होता है? पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर, कितनी बार चर्चा की है बेटा, लेकिन कभी ये नहीं बताया शेयर क्या चीज होती है। तो क्या होती है शेयर चीज? ये ना कह देना कागज का टुकड़ा होता है जी। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। कहता है एक कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है बेटा, उसे शेयर कहते हैं। मेरी तरफ देखना, अगर मैं आपको कहूं एक कंपनी जिसने 1 लाख शेयर इशू करे हैं और हर शेयर 100 रुपए का है, तो बेटा कंपनी के पास टोटल 100 लाख है, यानी कि 1 करोड़ है। अब यहां से समझ में आ जाएगा, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर। ये 1 करोड़ रेस करने के लिए आपने 100 रुपए का शेयर बेचा हुआ है। शेयर क्या है बेटा? इतनी बड़ी कंपनी की कैपिटल, इतनी ह्यूज कैपिटल, 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आप क्या कर रहे हो बेटा? छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे इकट्ठे कर रहे हो, उस टुकड़े को शेयर बोल रहे हैं। क्लियर बात? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। द फंड रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। शेयर अलग चीज है और शेयर बेच के फंड रेज करना, इसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा अगर मैं इक्विटी शेयर बेच के पैसे रेज करूं तो उसको बोलता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर बेच के पैसे इश्यू करूं तो उसको मैं बोलता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर को हम कंपनी का ऑनर बोलते हैं। किसी को बेटा दिक्कत तो नहीं ना इस बात में? मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हुई है ये बात, क्यों इनको ऑनर बोलते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इनको वोटिंग राइट है, कंट्रोल। इक्विटी की टेल है कंट्रोल, जहां जहां इक्विटी वहां वहां कंट्रोल। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई बेटा? एक और बात याद करा देता हूं, मैंने बोला हुआ है इक्विटी को हम बोलते हैं बेटा रेजिडुअल ऑनर। सर ये याद आया ना? क्यों बेटा? इक्विटी को बचा कुचा मिलता है। सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, जो बचा कुचा होगा बेटा वो मिलेगा इक्विटी को। इसीलिए बेटा इक्विटी को बोला जाता है रेजिडुअल ऑनर। रेजिडुअल वर्ड ही बना रेजिड्यू से, रेजिड्यू मतलब बचा कुचा।
मिलता ही बचा कुछ है बेटा, इसीलिए इनका नाम पड़ गया रेजिडुअल ऑनर। क्लियर बात? चलो जी पढ़ना शुरू करेंगे बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल को। बेटा पेज नंबर 197 है मेरी बुक में, टॉपिक नंबर 8.4.7, टॉपिक नंबर 8.4.7। बेटा इशू ऑफ शेयर का इंट्रो और इक्विटी शेयर का इंट्रो साथ साथ। कहता है द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। मैंने भी यही बोला बेटा, एक कंपनी की कैपिटल बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, इन्हें हम शेयर बोलते हैं, और शेयर बेचने के थ्रू आपको जो पैसा इकट्ठा होता है उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी कैन इशू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ 10 लाख। The person holding the share is known as shareholder. There are two types of share normally issued by a company. These are equity share and the preference share. The money raised by issue of equity share is called equity share capital, while the money raised by issue of preference share is called the preference share capital. ये सारी बातें मैंने अभी बोली, यहाँ पर भी यही लिखी है। ठीक है जी, आपने बेटा इक्विटी का इंट्रो पढ़ना है, और बेटा कुछ 7-8 लाइन तो पढ़ी दो कम से कम, पहले आप फिर मैं। बेटा इक्विटी शेयर का इंट्रो कहता है इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। सर वर्ड शायद क्लियर होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल याद कराऊं, जिसके पैसे 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हो वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, 1 से 5 मीडियम टर्म, और जिसके पैसे 5 साल के बाद वापस करने हो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और बेटा याद करा दो तो इक्विटी के पैसे कंपनी पूरी जिंदगी नहीं देती, यहाँ कोई 20 साल वाली भी लिमिट नहीं है, इसीलिए बेटा आप पक्का से बोल सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलती है आपको। ठीक है ना, अगली लाइन कहता है इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड दस द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ सच शेयर इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और द ओनर फंड। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। अगर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल से कुछ पैसा मिला है तो आप बोल सकते हो ऑनर फंड है, मालिकों का फंड है, ऑनरशिप शेयर है बेटा, तो बेटा ऐसे नाम से आप बुला सकते हो। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ प्री रिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ कंपनी। ये लाइन काम की मतलब इसकी रिक्वायरमेंट पहले से होती है सर, इसकी रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। कहता है इक्विटी शेयर इज अ प्री रिक्विजिट टू क्रिएट अ कंपनी। प्री रिक्विजिट मतलब कंपलसरी, प्री रिक्वायरमेंट है इसकी। क्यों बेटा? अगर इक्विटी शेयर से पैसा नहीं लेंगे तो सर कंपनी चल नहीं सकती। क्यों? सुन लो, इक्विटी शेयर होल्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मान लो कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा इकट्ठा हुआ 0, कंपनी को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, किससे मांगोगे? आपने प्रेफरेंस से पैसा मांगा, प्रेफरेंस वाले कहेंगे मालिक तो अपने आइडिया में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम क्यों करें? आप गए बैंक लोन लेने, बैंक कह रहा अच्छा अपना तो आप पैसा लगा नहीं रहे, एक हमसे पैसा मांग रहे हो, आप अपने आइडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगेगा कोई आउटसाइडर आपके आइडिया में इन्वेस्ट करेगा? सर कोई 1 रुपया भी नहीं देगा अगर इक्विटी वैसे पैसे नहीं देंगे तो। एक बंदा 1 रुपया भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली वे सुन लो बेटा, 2 ही पर्सन होते हैं जिसके पैसे आपने कभी वापस नहीं करने होते, एक इक्विटी और एक रिटेन्ड अर्निंग। सर कायदे से ये दोनों मालिकों के पैसे हैं, आप दे नहीं रहे, पहले साल में रिटेन्ड अर्निंग होती नहीं, बाकी सब क्या होता है? सब लोन है। याद है ना एक दिन मैंने ये बात बोली थी, इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग को छोड़ दो, सब लोन है, और लोन के पैसे तभी मिलते हैं बेटा जब आप अपना कुछ लगाते हो। अगर इक्विटी शेयर 1 रुपया नहीं लगाएंगे तो भूल जाओ बेटा, कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो कहता है कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इक्विटी शेयर वाले पैसे डालें, वरना कंपनी क्रिएट नहीं होगी कभी भी। और आपको बता देता हूं यही बात मेरिट के 4th पॉइंट में लिखी गई है, यहीं से पढ़ लो बेटा ये 4th मेरिट। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर। इक्विटी कैपिटल से क्या होता है बेटा? आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है बेटा, और कॉन्फिडेंस मिलता है प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर को। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मेरी तरफ देखना, आपको एक मशीनरी खरीदनी है, एक यूनिट डालनी है, और बेटा मशीनरी है 7 लाख की, आपने डाले इक्विटी शेयर कैपिटल ने 2 लाख, और लोन लेने पहुंच गए बेटा बैंक में 5 लाख। बैंक वालों ने पता है क्या बोला? आप अपने आइडिया में 2 लाख इन्वेस्ट करोगे और हमसे उम्मीद करोगे हम 5 लाख दे,
मैक्सिमम 2 लाख देंगे, जितने आप डालोगे उतने ही देंगे। बैंक कभी बेटा आपको आपके जितने पैसे आपने कंट्रीब्यूट करें उससे ज्यादा लोन नहीं देता। जितने आपने डाले उतने बैंक कहेगा मुझसे ले जाओ। 2 लाख आपने डाले, 2 लाख मैं डाल देता हूं। सर कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है बैंक को या प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर को? आपके पैसों से। ओनर अगर अपने पैसे नहीं डालेगा अपने आइडिया में तो कोई और कैसे डालेगा बेटा? आपने डाले बेटा 5 लाख और बैंक के पास गए 2 लाख मांग रहे हैं, 1 मिनट नहीं लगाएगा, हंस के दे देगा 2 लाख। आप अपने आइडिया में 5 लाख लगा सकते हो तो दूसरा आपके आइडिया में 2 लाख क्यों नहीं लगा सकता? समझते हो ना इस बात को? तो कहता है इक्विटी कैपिटल ही कॉन्फिडेंस देती है प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर को। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट वर्दीनेस है। क्लियर हो गई होगी शायद बात? ठीक है जी, इंट्रो पे वापस अगली लाइन पढ़ो। कहता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ अ कंपनी। They are referred to as residual owner since they receive what is left after all other claim of the company's income and assets have been settled। बस इतना सर समझ में आ गई होगी वैसे लास्ट लाइन। बेटा इक्विटी को कभी फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, जो बचता है वो इक्विटी को मिलता है, इसलिए उनको रेजिडुअल ऑनर बोला जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई है। ठीक है जी, सबसे पहले मेरिट्स आप पढ़ेंगे बेटा, फिर मेरा एनालिसिस। अब चौथी मेरिट को मत पढ़ना, मैंने क्लियर कर दी बेटा। फोर्थ मेरिट मैंने पढ़ा दिया है, शुरू की 3 पे एनालिसिस पहले बहुत जल्दी 1 मिनट भी लगेगा, फटाफट से हो जाएगा ये काम। तो कहता है बेटा इक्विटी शेयर आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हाई रिटर्न। सर डिबेंचर की पहली मेरिट याद करा दूं क्या थी? वैसे याद आनी मुश्किल होगी। डिबेंचर उन इन्वेस्टर के लिए अच्छे हैं बेटा जो रिस्क लेना नहीं चाहते, जो एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। यही लिखी हुई थी ना। और इक्विटी में क्या लिखा हुआ है बेटा? इक्विटी शेयर उनके लिए अच्छे हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं बेटा। जिन्होंने भी माउंटेन ड्यू पिया है बेटा चुपचाप इक्विटी शेयर खरीद लो। सर रिस्क लेने की ताकत है तभी इक्विटी शेयर खरीद सकते हो, वरना नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि इक्विटी वालों को कभी नहीं पता होता उनको पैसे कब मिलेंगे बेटा। याद है ना ये बात? सेकेंड वन कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी, देयरफॉर देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट। सर इक्विटी को डिविडेंड देना कंपलसरी है? डिबेंचर का इंटरेस्ट थोड़ी है बेटा जो कंपलसरी है। इक्विटी में याद हो मैंने रिस्क में एक लाइन लिखी हुई है, लो रिस्क और नो रिस्क। सर इक्विटी के साथ काहे का रिस्क? इसका डिविडेंड देना जरूरी नहीं है। आपको लॉस हुआ है पक्का डिविडेंड मत देना, और आपको प्रॉफिट हुआ है तब भी मत दो, ये कुछ नहीं कर सकते बेटा। इसीलिए कंपनी सबसे ज्यादा खुश रहती है इक्विटी शेयर इशू करके, क्योंकि कोई टेंशन नहीं मंडरा रही होती। याद है डिबेंचर के केस में आपकी 2 जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन मैच्योरिटी। डिबेंचर 2 सिरदर्दियां लेकर आता है, लेकिन इक्विटी कोई सिरदर्दी लेकर नहीं आता कंपनी के लिए। थर्ड वन कहता है इक्विटी शेयर सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल। क्या ये मैंने वर्ड अभी रिटेन अर्निंग में भी बोला था? क्या होती है परमानेंट कैपिटल? इसके पैसे वापस नहीं करने होते, और यही लाइन बाद में लिखी गई है, एज इट इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। और मैं हमेशा बोलता हूं इक्विटी के पैसे कंपनी जीते जी नहीं देती, मरने के बाद देती है। और कंपनी का मरना क्या होता है? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब जब नीलामी हो रही होती है कंपनी की, बस तभी देने होते हैं पैसे। इसलिए बेटा इक्विटी को क्या बोला गया? परमानेंट कैपिटल। इसी और यही वर्ड रिटेन अर्निंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन दोनों के पैसे आपको देने नहीं होते। क्लियर होगी? अब शुरू की 4 मेरिट तो सबसे इजी थी। 5वीं बेटा ऐसे ही पढ़ देता हूं, इक्विटी से फंड रेस करते टाइम कंपनी कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखती, और सेम बात प्रेफरेंस में भी है बेटा। एसेट सिर्फ डिबेंचर या बैंक लोन के टाइम पर गिरवी रखी जाती है। कभी भी आप इक्विटी से पैसा रेस करते हो कोई एसेट गिरवी नहीं रखते, और ये बात मैं पढ़ के बता देता हूं। कहता है फंड कैन बी रेस थ्रू इक्विटी शेयर विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, देयरफॉर द एसेट ऑफ द कंपनी आर देयरफॉर फ्री टू बी मॉर्टगेज फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग इफ नीड बी। क्या कहता है बेटा? अगर आप इक्विटी से पैसा लेते हो कोई सॉर्ट ऑफ चार्ज क्रिएट नहीं होता एसेट के ऊपर। सॉर्ट ऑफ चार्ज मतलब एसेट गिरवी नहीं होती, या सॉर्ट ऑफ चार्ज कह लो, मॉर्टगेज कह लो, हाइपोथिकेशन कह लो, ये तीनों एक ही वर्ड होते हैं। मैं 3 वर्ड बोल रहा हूं बेटा, चार्ज क्रिएट होना, मॉर्टगेज करना, या बेटा हाइपोथिकेशन। इन तीनों का मतलब होता है गिरवी रखना।
कहता है बेटा जब आप इक्विटी से पैसा लेते हो कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, दैट मीन्स एसेट गिरवी नहीं होती। कहता है आपकी एसेट बच जाती है अगर कभी कल को बोरोइंग लेनी हो, वहां गिरवी रखने के लिए बच जाती है। तो ये इक्विटी का फायदा है बेटा, कोई एसेट गिरवी नहीं हो रही है आपकी। क्लियर? एंड लास्ट वन कहता है बेटा डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एश्योर्ड ड्यू टू द वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। सर इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, क्यों बोला जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल? हम वोट करते हैं, एमपी या एमएलए अपॉइंट होते हैं बेटा, वो जाकर सीएम और पीएम बेटा अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं। सर हमारे वोट से होता है सब कुछ, ठीक है ना? क्या इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्रोल है? बिल्कुल है। सर इक्विटी शेयर होल्डर आपको नहीं दिखाई देता कि पूरी कंपनी में डेमोक्रेसी है? क्यों बेटा? हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है। ये सब वोट करते हैं और अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर डिसीजन लेता है। तो बेटा कहीं ना कहीं कंपनी में भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंश्योर करती है गवर्नमेंट। क्यों बेटा? सबको वोटिंग राइट दिए हुए हैं। इसमें कोई अमीर गरीब के साथ पार्शियलिटी नहीं, कोई बेटा पढ़ाई लिखाई के साथ पार्शियलिटी नहीं। सर हमारी गवर्नमेंट करती है? अमीर गरीब को ऐसा है क्या किसी को वोट ज्यादा है किसी को कम है बेटा? या क्वालिफिकेशन के हिसाब से वोट है, या बेटा धर्म के हिसाब से वोट है? सेम इक्विटी शेयर होल्डर में भी है बेटा, कोई पार्शियलिटी तो नहीं है ना, सबको वोट है ना बेटा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल। क्लियर? सारी मेरिट्स ओके, कल पढ़ेंगे डीमेरिट्स। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं हम, बाय बाय।